नमस्कार। विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूं दिव्या तोमर। आइए सबसे पहले बात करते हैं इस अंक की खास खबरों के बारे में। प्रधानमंत्री ने गुजरात के गांधीनगर में डिजिटल इंडिया सप्ताह 2022 का उद्घाटन किया। स्टार्टअप इकोसिस्टम को समर्थन पर राज्यों की रैंकिंग प्रक्रिया 2021 के परिणाम घोषित किए गए। लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर अभूतपूर्व ऊर्जा स्तर के साथ फिर से कार्य करना शुरू कर रहा है। 100वें अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस के उपलक्ष्य में समारोह आयोजित किए गए। इसके अलावा शिक्षा, महिला, बच्चे, युवा और खेल संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने उच्च शिक्षा में सुधार की मांग की। और इस अंक में बात करेंगे अंतरिक्ष को संधारणीय बनाने की आवश्यकता पर। और आइए अब खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। प्रधानमंत्री ने गुजरात के गांधीनगर में डिजिटल इंडिया सप्ताह 2022 का उद्घाटन किया है। प्रधानमंत्री ने डिजिटल इंडिया सप्ताह 2022 के दौरान कई डिजिटल पहलों की भी शुरुआत की। जैसे इन पहलों के उद्देश्य हैं प्रौद्योगिकी तक पहुंच को बढ़ाना, रहन सहन को सुगम बनाने के लिए सेवा वितरण को सुव्यवस्थित करना और स्टार्टअप्स को बढ़ावा देना। डिजिटल इंडिया सप्ताह 2022 की थीम है नव भारत प्रौद्योगिकी प्रेरणा, यानी कैटलाइजिंग न्यू इंडियाज टेकेड। डिजिटल इंडिया सप्ताह 2022 के तहत प्रमुख पहलों की शुरुआत की गई है। सबसे पहले बात करते हैं डिजिटल इंडिया भाषिणी। ये आवाज आधारित पहुंच सहित भारतीय भाषाओं में इंटरनेट और डिजिटल सेवाओं तक आसान पहुंच को संभव बनाएगी। ये भाषा दान नामक एक क्राउड सोर्सिंग पहल के माध्यम से बहुभाषी डेटा सेट बनाने के लिए बड़े पैमाने पर नागरिकों को भी जोड़ेगी। दूसरी पहल है डिजिटल इंडिया जेनेसिस। डिजिटल इंडिया जेनेसिस यानी जेन नेक्स्ट सपोर्ट फॉर इनोवेटिव स्टार्टअप्स, ये टियर 2 और टियर 3 शहरों में स्टार्टअप्स के लिए एक नेशनल डीप टेक स्टार्टअप प्लेटफॉर्म है। इसके अलावा इंडिया स्टैक .ग्लोबल, ये आधार, यूपीआई, डिजीलॉकर आदि जैसे इंडिया स्टैक के तहत चल रही प्रमुख परियोजनाओं का वैश्विक भंडार है। ये जनसंख्या के पैमाने पर डिजिटल परिवर्तन परियोजनाओं के निर्माण में भारत को अग्रणी स्थिति में लाने में मदद करेगा। इसके अलावा अन्य पहल है माई स्कीम। ये सरकारी योजनाओं तक पहुंच को आसान बनाने के लिए सेवाओं की खोज करने वाला एक प्लेटफॉर्म है। इसका उद्देश्य वन स्टॉप सर्च और डिस्कवरी पोर्टल के तौर पर स्वयं को पेश करना है। यहाँ प्रयोक्ता उन योजनाओं को तलाश कर सकते हैं जिनके लिए वे पात्र हैं। और अन्य पहलें हैं मेरी पहचान नेशनल सिंगल साइन ऑन, यानी NSSO। ये किसी एक नागरिक के लॉगिन के लिए एक उपयोगकर्ता प्रमाणीकरण सेवा है। इसमें निजी जानकारी का एक सेट है। ये कई ऑनलाइन एप्लीकेशन या सेवाओं तक पहुंच प्रदान करती है। इसके अलावा चिप टू स्टार्टअप यानी C2S कार्यक्रम, इसके तहत सहायता प्राप्त 30 संस्थानों के प्रथम समूह की भी घोषणा की गई है। C2S कार्यक्रम का उद्देश्य स्नातक, परास्नातक और अनुसंधान के स्तरों पर सेमीकंडक्टर चिप्स के डिजाइन के क्षेत्र में विशेष कार्यबल को प्रशिक्षित करना है। प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि भारत चौथी औद्योगिक क्रांति यानी IR उद्योग 4.0 में विश्व का मार्गदर्शन कर रहा है। चौथी औद्योगिक क्रांति अधिक बुद्धिमत्तापूर्ण और डेटा संचालित निर्णय लेने के लिए भौतिक परिसंपत्तियों और उन्नत डिजिटल तकनीकों के एकीकरण को दर्शाती है। इन डिजिटल तकनीकों में इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी IoT, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोट और ड्रोन आदि शामिल हैं। स्टार्टअप इकोसिस्टम को समर्थन पर राज्यों की रैंकिंग प्रक्रिया 2021 के परिणाम घोषित किए गए। इस रैंकिंग प्रक्रिया का उद्देश्य है राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उनके स्टार्टअप परिवेश को विकसित करने में सहायता करना, साथ ही प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की सर्वोत्तम प्रथाओं से सीखना। इसे उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग ने वर्ष 2018 में आरंभ किया था। 24 राज्यों और 7 केंद्र शासित प्रदेशों को 7 व्यापक सुधार क्षेत्रों में उनके प्रदर्शन के आधार पर रैंकिंग प्रदान की गई। इनमें प्रमुख क्षेत्र हैं संस्थागत समर्थन, नवोन्मेष और उद्यमिता को बढ़ावा देना, बाजार तक पहुंच, वित्त पोषण सहायता और मेंटरशिप समर्थन। प्रतिभागियों को अन्य कई श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है, जैसे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनकर्ता, शीर्ष प्रदर्शनकर्ता, नेतृत्वकर्ता, आकांक्षी और उभरते स्टार्टअप परिवेश। गुजरात, कर्नाटक और मेघालय अपनी अपनी श्रेणियों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनकर्ता राज्य के रूप में उभरे हैं। अमेरिका और चीन के बाद भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम वाला देश है। स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए कई पहलें आरंभ की गई हैं।
जैसे कि स्टार्टअप इंडिया पहल के साथ साथ स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना आरंभ की गई है। उत्पाद नवोन्मेष विकास और समृद्धि कार्यक्रम के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के स्टार्टअप एक्सीलरेटर यानी समृद्धि योजना की शुरुआत की गई। इसके अलावा 10,000 करोड़ रुपए के कुल आरंभिक कोष के साथ स्टार्टअप्स के लिए फंड ऑफ फंड शुरू की गई। स्टार्टअप्स के लिए बौद्धिक संपदा अधिकार, लाभ और कर छूट प्रदान की गई है। उत्कर्ष स्टार्टअप और तंत्र को संभव बनाने वालों को पहचानने और उन्हें पुरस्कृत करने के लिए राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार आरंभ किया गया है। स्टार्टअप्स की इस रैंकिंग प्रक्रिया में कई मुख्य आंकड़े भी दर्शाए गए हैं। इस सूचकांक के आंकड़ों के मुताबिक DPIIT में पंजीकृत स्टार्टअप्स हैं 67,128, 643 स्टार्टअप्स वाले जिले हैं। इसके अलावा 7,20,000 से ज्यादा रोजगार स्टार्टअप से मिले हुए हैं। 30 राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश जिनके यहाँ स्टार्टअप नीति है। साथ ही 49% स्टार्टअप टियर 2 और टियर 3 शहरों में है। 11% स्टार्टअप कर्मचारियों की संख्या है। साथ ही 47% स्टार्टअप्स में महिला निदेशक हैं। 37,506 महिला निदेशकों की संख्या है। लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर अभूतपूर्व ऊर्जा स्तर के साथ फिर से कार्य करना शुरू कर रहा है। हिग्स बोसोन की खोज के 10 वर्ष बाद लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर 13.6 ट्रिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट की रिकॉर्ड ऊर्जा के साथ तीसरी बार सक्रिय हो रहा है। लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर के तीसरे संचालन से प्राप्त डेटा कण भौतिकी के स्टैंडर्ड मॉडल से परे भौतिकी के प्रमाण प्रदान कर सकता है, जैसे कि डार्क मैटर और डार्क एनर्जी। स्टैंडर्ड मॉडल ये स्पष्ट करता है कि 4 मूलभूत बलों द्वारा शासित पदार्थ के बुनियादी निर्माण खंड कैसे परस्पर संपर्क करते हैं, और ये 4 मूलभूत बल हैं: मजबूत, कमजोर, विद्युत चुंबकीय और गुरुत्वाकर्षण बल। आपको बता दें कि डार्क मैटर वो पदार्थ है जो प्रकाश को अवशोषित, परावर्तित या फिर उत्सर्जित नहीं करता है। इस कारण इसे पहचानना बेहद कठिन हो जाता है। डार्क एनर्जी वो रहस्यमयी प्रभाव है जो ब्रह्मांड के तीव्र विस्तार को संचालित करता है। लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर कण को त्वरण प्रदान करने वाली अब तक की सबसे शक्तिशाली मशीन है। ये लगभग प्रकाश की गति के बराबर प्रोटॉन या आयनों को गति प्रदान करता है। ये सर्न में यूरोपीय कण भौतिकी प्रयोगशाला में स्थित है। इसमें 27 किलोमीटर का एक सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट का रिंग है। इसमें त्वरण प्रदान करने वाली कई संरचनाएं होती हैं जो मार्ग में कणों की ऊर्जा में वृद्धि करती हैं। इसका उपयोग पार्टिकल डिटेक्टर पर इन कणों की ऊर्जा, दिशाओं और वेगों को मापने के लिए त्वरित प्रोटॉन या लीड आयनों को टकराने के लिए किया जाता है। ये 4 डिटेक्टर हैं: एटलस, CMS, एलिस और LHCb। हिग्स बोसोन की भविष्यवाणी पहली बार 1960 के दशक में पीटर हिग्स ने की थी। इससे ये समझने में मदद मिलेगी कि प्रारंभिक कणों में द्रव्यमान क्यों होता है। आपको बता दें कि प्रारंभिक कण प्रकृति के सबसे छोटे निर्माण खंड हैं। हिग्स बोसोन ने कण भौतिकी के स्टैंडर्ड मॉडल के पूर्वानुमानों की पुष्टि की है। 100वें अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस के उपलक्ष्य में समारोह आयोजित किए गए। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस जुलाई के पहले शनिवार को मनाया जाता है। ये दिवस वर्ष 1923 में अंतर्राष्ट्रीय सहकारी आंदोलन और अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन ने शुरू किया था। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस 2022 की थीम है: सहकारिता एक बेहतर विश्व का निर्माण करती है। सहकारिताएं जन केंद्रित उद्यम हैं। इनका स्वामित्व, नियंत्रण और संचालन इनके सदस्यों के हाथों में होता है। ये उद्यम सदस्यों की साझी आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक आवश्यकताओं एवं आकांक्षाओं को पूरा करते हैं। सहकारिता की मुख्य विशेषताएं हैं: सहकारी संस्थाएं स्वैच्छिक संगठन होते हैं। ये स्थानीय रूप से स्वायत्त होते हैं। ये स्व सहायता के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। सहकारी संस्थाओं के कुछ महत्वपूर्ण लाभ हैं, जैसे कि ये सुरक्षित और उत्पादक रोजगार प्रदान करती हैं। इनके सामाजिक और आर्थिक दोनों उद्देश्य होते हैं। ये मूल्य और समुदाय आधारित हैं। ये सस्ते ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराती हैं। ये सामाजिक पूंजी के उत्पादन और उपयोग में सहायता प्रदान करती हैं। इसकी प्रमुख चुनौतियां हैं: सभी भौगोलिक क्षेत्रों में समान पहुंच का न होना, इनकी अभिशासन व्यवस्था में मौजूद खामियां, लागत में प्रतिस्पर्धा की कमी आदि। आपको बता दें कि विश्व में सर्वाधिक सहकारी आंदोलन भारत में है। विश्व भर में 30 लाख वैश्विक सहकारी समितियां हैं। इनमें से भारत में 8,55,000 सहकारी समितियां हैं, जैसे कि अमूल और इफ्को आदि इसके उदाहरण हैं। 91% सहकारी समितियां गाँव में मौजूद हैं। इनसे लगभग 13 करोड़ लोग सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं। सहकारी समिति अधिनियम 1912 के प्रावधानों के तहत गठित की जा सकती है। सहकारी समितियों के प्रभावी प्रबंधन के लिए 97वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा
संविधान में अनुच्छेद 43B और भाग 9B जोड़े गए हैं। दरअसल सहकारिता को बढ़ावा देने के लिए कई पहलें भी आरंभ की गई, जैसे वर्ष 2021 में सहकारिता मंत्रालय गठित किया गया। केंद्र सरकार ने प्रथम कृषि ऋण समितियों को उनके मुख्य व्यवसाय में विविधता लाने में सक्षम बनाने के लिए आदर्श उपनियम तैयार किए हैं। इसके अलावा सहकारी विकास कार्यक्रमों की योजना बनाने, प्रोत्साहन देने, समन्वय करने और वित्त पोषण के लिए राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की स्थापना की गई। साथ ही गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस प्लेटफॉर्म पर सहकारी समितियों को खरीदार के रूप में पंजीकरण कराने की अनुमति दी गई। दरअसल सहकारी समितियों के भी कई प्रकार हैं। इसमें उपभोक्ता सहकारी समिति होती है, उत्पादक सहकारी समिति होती है, विपणन सहकारी समिति, कर्मी सहकारी समिति, कृषक सहकारी समिति, ऋण सहकारी समिति और गृह निर्माण सहकारी समितियां होती हैं। ये अलग अलग क्षेत्रों में सहकारिता के माध्यम से कार्य करती हैं। और अगली खबर शिक्षा क्षेत्र से जुड़ी हुई है। शिक्षा, महिला, बच्चे, युवा और खेल संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने उच्च शिक्षा में सुधार की मांग की है। संसदीय स्थायी समिति ने शिक्षा मानकों, प्रत्यायन प्रक्रिया, अनुसंधान परीक्षा सुधारों आदि की समीक्षा की है। भारत में उच्चतर शिक्षा प्रणाली विश्व की सबसे बड़ी उच्चतर शिक्षा प्रणालियों में से एक है। यहाँ लगभग 55,000 उच्चतर शिक्षा संस्थान हैं। इनमें लगभग 3,85,000 छात्र नामांकित हैं। भारत में उच्चतर शिक्षा में सकल नामांकन दर 27.1% है। इस समिति ने उच्च शिक्षा में सुधार की मांग के समय कुछ मुख्य टिप्पणियां भी की हैं। समिति के मुताबिक केवल 30% विश्वविद्यालय और 20% कॉलेज प्रत्यायन प्रणाली में हैं। प्रत्यायन प्रणाली न्यूनतम मानदंड बनाने के लिए मानकीकरण प्रक्रिया है। कई डीम्ड विश्वविद्यालयों ने तेजी से धन कमाने के लिए मुक्त दूरस्थ शिक्षा पाठ्यक्रम शुरू किया है। इससे गुणात्मक शोध कार्य कमजोर हो रहा है। कई राज्य विश्वविद्यालय नियमित रूप से मूल्यांकन को सुचारू रूप से जारी रखने में विफल रहे हैं, क्योंकि अक्सर प्रश्न पत्र लीक होने और नकल जैसे बड़े मामले दर्ज किए जाते रहे हैं। इसीलिए समिति ने कुछ सिफारिशें प्रस्तुत की हैं, जैसे कि संस्थानों को प्रत्यायन प्रणाली के अंतर्गत लाने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। प्रत्यायन की आवृत्ति और समय की अवधि के लिए मानदंड परिभाषित किए जाने चाहिए। प्रत्यायन प्रक्रिया में संस्थान की परीक्षा प्रबंधन योग्यता पर भी विचार किया जाना चाहिए। इसके अलावा शिक्षा को बुनियादी ढांचे के समान माना जाना चाहिए। साथ ही ने लंबी अवधि के लिए ऋण और निधि प्रदान की जानी चाहिए। समिति ने सिफारिश की कि पुस्तकालयों, अवसंरचना आदि जैसे संसाधनों को साझा करके उच्चतर शिक्षा में सामूहिक प्रणाली को अपनाया जाना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना चाहिए। ऐसा छात्र आदान प्रदान और शिक्षक आदान प्रदान के जरिए करना चाहिए। इसके अलावा उच्चतर शिक्षा संस्थानों के लिए दान और सामुदायिक योगदान को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। और अब बात करते हैं अंतरिक्ष क्षेत्र की। अंतरिक्ष को संधारणीय बनाने की जरूरत है। हाल ही में यूके स्पेस एजेंसी और सिक्योर्ड वर्ल्ड फाउंडेशन ने अंतरिक्ष संधारणीयता के लिए एक शिखर सम्मेलन आयोजित किया था। सिक्योर वर्ल्ड फाउंडेशन बाह्य अंतरिक्ष के सहयोगात्मक और शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देने वाला एक निजी संगठन है। अंतरिक्ष संधारणीयता से मतलब है शांतिपूर्ण उद्देश्यों और सामाजिक आर्थिक लाभ के लिए बाह्य अंतरिक्ष का उपयोग जारी रखने की संपूर्ण मानवता की क्षमता से। इसमें भावी पीढ़ियों के लिए बाह्य अंतरिक्ष को संरक्षित करते हुए वर्तमान पीढ़ियों की जरूरतों को पूरा करना शामिल है। अंतरिक्ष संधारणीयता की आवश्यकता इसलिए भी है क्योंकि अगले दशक में उपग्रह प्रक्षेपणों की संख्या में वृद्धि से अंतरिक्ष कक्षा में भीड़ और टक्कर का खतरा बढ़ेगा। संधारणीयता के द्वारा इस खतरे को कम किया जा सकता है। इसके अलावा निजी अंतरिक्ष संगठनों जैसे कि स्पेस एक्स और ब्लू ओरिजिन के प्रवेश करने की वजह से अंतरिक्ष मिशन में वृद्धि हुई है, इसलिए भी अंतरिक्ष संधारणीयता की जरूरत महसूस की गई। इसके अलावा उपग्रह रोधी हथियार यानी एसैट परीक्षणों का प्रदर्शन किया जा रहा है। इसीलिए इन सभी चुनौतियों को देखते हुए संधारणीय बाह्य अंतरिक्ष उपयोग के लिए कई पहलें आरंभ की गई हैं, जैसे कि वर्ष 2019 में बाह्य अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग यानी कोपोज पर संयुक्त राष्ट्र समिति ने स्वैच्छिक और गैर बाध्यकारी दिशा निर्देशों को अपनाया था। ये दिशा निर्देश बाह्य अंतरिक्ष गतिविधियों की दीर्घकालिक संधारणीयता सुनिश्चित करने पर लक्षित हैं। यूनाइटेड किंगडम ने संधारणीय अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए आर्टेमिस एकॉर्ड्स पर आधारित एस्ट्रो कार्टा की योजना बनाई है। आर्टेमिस एकॉर्ड चंद्र अन्वेषण और उससे आगे की खोज के लिए नासा के नेतृत्व वाला वैश्विक समझौता है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने अपनी अंतरिक्ष संपदाओं की सुरक्षा के लिए अंतरिक्ष मलबे पर निगरानी के लिए प्रोजेक्ट नेत्र शुरू किया है। इसरो अंतरिक्ष कक्षा में सेवा प्रदान करने के लिए स्पेडेक्स भी विकसित कर रहा है।
और आइए अब बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों की। लंकांग मेकांग सहयोग। सेना द्वारा सत्ता पर अधिकार करने के बाद से म्यांमार ने LMC यानी लंकांग मेकांग सहयोग देशों की अपनी पहली बहुराष्ट्रीय मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन किया है। LMC का गठन वर्ष 2016 में किया गया था। इसका गठन लंकांग या मेकांग नदी के तटवर्ती देशों के मध्य संचालित विकास परियोजनाओं पर तनाव को कम करने में मदद करने के लिए किया गया था। लंकांग मेकांग नदी का चीनी नाम है। मेकांग नदी का उद्गम स्थल तिब्बत का पठार है। ये नदी दक्षिण चीन सागर में गिरने से पहले चीन, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया और वियतनाम से होकर प्रवाहित होती है। रुपया मूल्य वर्ग के बॉन्ड या मसाला बॉन्ड। भारतीय रिजर्व बैंक ने सिफारिश की है कि सरकार को विदेशी बाजारों में रुपये मूल्य वर्ग के बॉन्ड बेचने के लिए न्यू डेवलपमेंट बैंक से संपर्क स्थापित करना चाहिए। इससे ये लाभ होगा कि ये कदम सरकार के रिकॉर्ड उधार कार्यक्रम के बीच सरकार को विदेशी बचत का उपयोग करने में मदद करेगा। साथ ही इस बैंक के AAA रेटेड होने के कारण इससे सस्ती दर पर धन जुटाने में भी मदद मिलेगी। मसाला बॉन्ड एक ऐसा शब्द है जिसका उपयोग एक वित्तीय साधन के रूप में किया जाता है। इसके माध्यम से भारतीय संस्थाएं विदेशी बाजारों से रुपए मूल्य वर्ग में धन जुटा सकती हैं। ये बॉन्ड जारीकर्ताओं को मुद्रा जोखिम से बचाने और इनकी बजाय इन बॉन्ड्स को खरीदने वाले निवेशकों को जोखिम हस्तांतरित करने का एक प्रयास है। RBI ने वर्ष 2015 में भारतीय संस्थाओं को विदेशों में रुपए मूल्य वर्ग वाले बॉन्ड जारी करने की अनुमति प्रदान की थी। आप भी हैं अगर बाहर खाने पीने के शौकीन और अगली बार से अगर आप होटल या रेस्टोरेंट जा रहे हैं तो आपके लिए खुशखबरी है, क्योंकि अब होटल और रेस्टोरेंट में ग्राहकों से कोई भी सेवा शुल्क नहीं लिया जाएगा। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण CCPA ने होटल और रेस्टोरेंट को खाने के बिल में स्वचालित या डिफॉल्ट रूप से सेवा शुल्क जोड़ने पर रोक लगा दी है। सेवा शुल्क एक प्रकार का शुल्क है। इसे प्राथमिक उत्पाद या सेवा की खरीद से जुड़ी सेवाओं के भुगतान के लिए वसूल किया जाता है। CCPA एक विनियामक निकाय है। इसका गठन उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत किया गया है। इसका उद्देश्य उपभोक्ताओं के अधिकारों को बढ़ावा देना, उनकी रक्षा करना और उन्हें लागू करना है। इसे उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन की जांच करने, असुरक्षित वस्तुओं और सेवाओं को वापस लेने का आदेश देने, अनुचित व्यापार प्रथाओं और भ्रामक विज्ञापनों को बंद करने का आदेश जारी करने आदि अधिकार प्राप्त हैं। राजकोषीय घाटा। वर्तमान भू राजनीतिक चुनौतियों के तहत केंद्र ने वित्त वर्ष 2023 के राजकोषीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद के 6.4% तक रखने के लक्ष्य को पूरा करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की है। राजकोषीय घाटा किसी वित्त वर्ष में सरकार की कुल राजस्व आय और कुल व्यय के बीच अंतराल है। राजकोषीय घाटे में वृद्धि का जोखिम पैदा करने वाले कारक हैं उत्पाद शुल्क में कटौती से राजस्व में हुई हानि, कच्चे तेल की उच्च कीमतें, मुद्रास्फीति के कारण सब्सिडी व्यय में वृद्धि आदि। इसलिए राजकोषीय घाटे में वृद्धि से बचने के कई उपाय भी हैं, जैसे उधार लक्ष्यों के प्रति सख्ती और राजस्व में वृद्धि के प्रयास करना। उदाहरण के लिए ईंधन निर्यात पर अप्रत्याशित कर लगाना। इसके अलावा सोने पर अधिक आयात शुल्क आरोपित करना। महाराष्ट्र, तमिलनाडु और गुजरात भारत में शीर्ष प्लास्टिक अपशिष्ट उत्पादकों में शामिल हैं। ये निष्कर्ष केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों पर आधारित है। इन आंकड़ों के मुताबिक भारत प्लास्टिक अपशिष्ट के उत्पादन में विश्व में 5वें स्थान पर है। भारत में वर्ष 2020 में वार्षिक रूप से 35 लाख टन प्लास्टिक अपशिष्ट उत्पन्न हुआ था। इसमें से लगभग 83% केवल 10 राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों से उत्पन्न हुआ है। प्रति व्यक्ति के आधार पर भारत का प्लास्टिक अपशिष्ट उत्पादन वित्त वर्ष 2016 से 20 की तुलना में लगभग 2 गुना हो गया है। हालांकि ये अभी भी अधिकतर विकसित अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में कम है। हाल ही में केंद्र ने 1 जुलाई से संपूर्ण देश में एकल उपयोग प्लास्टिक से निर्मित वस्तुओं के निर्माण, आयात, वितरण और बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। तिहान टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब ऑन ऑटोनोमस नेविगेशन। भारत के पहले स्वायत्त नेविगेशन सुविधा केंद्र तिहान का उद्घाटन IIT हैदराबाद में किया गया है। इसे मानव रहित जमीनी और हवाई वाहन परीक्षण दोनों के लिए विकसित किया गया है। तिहान विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय की एक बहुविषयक पहल है। इसका उद्देश्य भारत को भविष्य और अगली पीढ़ी की स्मार्ट मोबिलिटी तकनीक में एक वैश्विक दिग्गज बनाना है। तिहान उद्योगों, अनुसंधान और विकास प्रयोगशालाओं,
तथा शिक्षाविदों को स्वायत्त नेविगेशन में अनुसंधान के लिए एक मंच प्रदान करेगा। तिहान राष्ट्रीय अंतः विषय साइबर भौतिक प्रणाली यानी NMICPS मिशन के तहत 25 प्रौद्योगिकी नवाचार केंद्रों में से एक है। तमिलनाडु ने नए संसद भवन से संबंधित परियोजना के लिए मिट्टी के नमूने भेजे। प्राचीन तमिल साहित्य संगम में वर्णित 5 पारिस्थितिक क्षेत्रों से मिट्टी के नमूने भेजे गए हैं। संगम काल की अवधि लगभग 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 3वीं शताब्दी ईस्वी के बीच की है। ये काल दक्षिण भारत से संबंधित है। इस काल में पांड्य राजाओं के संरक्षण में काव्य सम्मेलन हुए थे। संगम साहित्य में तोलक्कापियम, एट्टू तोगई, पुटप्पुटू एवं पातिने कीलकणक्कू तथा 2 महाकाव्यों सिलप्पादिकारम और मणिमेखलई का नाम शामिल है। इन 5 पारिस्थितिक क्षेत्रों में शामिल है कुरिंजी यानी पहाड़ और ढलान, मुलई यानी कि वन और घास के मैदान, मरुधम यानी मैदान, घाटियां और कृषि भूमि, पलाई यानी कि शुष्क बंजर भूमि या मरुस्थल, और नीथल यानी तटीय या समुद्र तट। इन क्षेत्रों के जो नाम हैं तमिल भाषा में, इन्हें विशेष रूप से याद कीजिएगा क्योंकि ये यूपीएससी के प्रीलिम्स और मेंस दोनों की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हैं। दुर्लभ मृदा खनिज, रेयर अर्थ मिनरल्स। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने लिथियम और कोबाल्ट जैसे रेयर अर्थ मेटल्स से जुड़ी संयुक्त परियोजनाओं में सहयोग को मजबूत करने का निर्णय लिया। रेयर अर्थ मेटल्स 17 धात्विक तत्वों का एक समूह है। ये धातुएं वास्तव में इनके नाम के विपरीत प्रचुर मात्रा में पाई जाती हैं, लेकिन इनका निष्कर्षण, प्रसंस्करण और शोधन अत्यधिक कठिन कार्य है। वर्ष 2019 में चीन ने 80% रेयर अर्थ मेटल्स का आयात किया था। रेयर अर्थ मेटल्स उन 200 से अधिक उत्पादों के आवश्यक घटक हैं जिनका हमारे दैनिक जीवन में व्यापक उपयोग होता है। इनमें विशेष रूप से उच्च तकनीक वाले उपभोक्ता उत्पाद जैसे सेलुलर टेलीफोन, इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहन, फ्लैट स्क्रीन मॉनिटर और टेलीविजन इत्यादि शामिल हैं। इमली। आंध्र प्रदेश में तीव्र शहरीकरण के कारण बड़े पैमाने पर इमली के वृक्षों का विनाश हो गया है। इससे इनके पत्तों की कीमतों में तीव्र वृद्धि हो गई है। इमली अफ्रीका का स्थानिक अर्ध सदाबहार वृक्ष है, लेकिन भारत, पाकिस्तान और कई अन्य उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में भी उगता है। इसकी वृद्धि तथा फूल और फल आने की अवधि के दौरान औसतन 500 से 1500 मिलीमीटर वर्षा की जरूरत होती है। इमली के वृक्ष का विकास गहरी दोमट या जलोढ़ मृदा पर सबसे अच्छे तरीके से होता है। इसमें खाने योग्य फल होता है। इस फल का व्यापक उपयोग खाद्य पदार्थों, पेय पदार्थों और पारंपरिक दवाओं में उपयोग किया जाता है। कर्नाटक देश में इमली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। इमली को लघु वनोपज के रूप में वर्गीकृत किया गया है। और आइए अब बात करते हैं सुर्खियों में रहे स्थलों के बारे में। उज़्बेकिस्तान, इसकी राजधानी ताशकंद है। उज़्बेकिस्तान के कराकल्पकस्तान क्षेत्र में उसकी स्वायत्तता को सीमित करने से संबंधित योजना को लेकर अशांति फैल गई है। उज़्बेकिस्तान एक मध्य एशियाई देश है। ये दोहरे रूप से भू आबद्ध है। ये कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान के साथ अपनी सीमाएं साझा करता है। दोहरे भू आबद्ध का मतलब है ये उन देशों से घिरा हुआ है जो स्वयं भू आबद्ध हैं। विश्व स्तर पर इसके अलावा केवल एक और राष्ट्र लिक्टेनस्टीन ही दोहरे रूप से भू आबद्ध है। उज़्बेकिस्तान की प्रमुख नदियां हैं अमू दरिया और सिर दरिया। उच्चतम बिंदु है तियानशान पर्वत श्रेणी में एडेलुंगा तोगी, और उज़्बेकिस्तान से जुड़ा हुआ है अरल सागर, जो कि एक संकुचित हो रही लवणीय झील है। और आइए अब बात करते हैं इटली की। इटली की राजधानी रोम है। यहाँ अत्यधिक तापमान के कारण इतालवी आल्प्स में स्थित मर्मोलाडा हिमनद पिघल गया है। इटली की सीमाएं उत्तर में फ्रांस, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया और स्लोवेनिया, पूर्वोत्तर में एड्रियाटिक सागर, दक्षिण पूर्व में आयोनियन सागर, दक्षिण पश्चिम में टायरहेनियन सागर और उत्तर पश्चिम में लिगुरियन सागर से लगती हैं। इटली की सबसे लंबी नदी है पो। सबसे ऊंचा पर्वत है मोंटे बियांको। इटली अपनी भूमध्य सागरीय जलवायु के लिए जाना जाता है। इसका महत्वपूर्ण ज्वालामुखी है माउंट विसुवियस। ये यूरोप की मुख्य भूमि पर एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। इसके अलावा माउंट एटना, जो कि सिसिली में है। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित दूरी बनाए रखिए, मास्क पहनिए, हाथ और चेहरा साफ रखिए, क्योंकि कोरोना अभी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है। इसलिए अपनों का और अपना विशेष ध्यान रखें। और अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। इसके साथ ही विजन IAS की पूरी टीम आपसे इजाजत लेती है। नमस्कार। थैंक यू फॉर लिसनिंग।